हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग मुस्लिम लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हों, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे एपीओ हो, चाहे कहीं के एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो, चाहे यूपीएससी का भी क्यों। पहले यूपीएससी में भी लॉ का एमसीक्यूज पूछा जाता था। आज हमने उन सबको कंपाइल कर दिया है। आपके लिए ये वीडियो हम लेकर के आए हैं और हम आशा करेंगे कि आपको अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो आप एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा, जिससे हमको एक सेंस ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा और हम और भी सब्जेक्ट्स जैसे हिंदू लॉ हुए, जूरिस्प्रूडेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इंटरनेशनल लॉ हुआ, लेबर लॉ हुआ, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके भी एमसीक्यू को हम ला सकेंगे। ठीक है। अब ये बात मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख तो लेते हो, लेकिन आपका जमीर, आपका हृदय, आपकी अंतरात्मा कभी ये नहीं कहती कि अगर हम देख रहे हैं तो एक बार कमेंट तो कर दें, क्योंकि सामने वाला कुछ मेहनत कर रहा है तो उसको भी कुछ अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ठीक है। लाइक तो करते ही नहीं हो। ऐसा लगता है कि अगर लाइक कर दोगे तो मैं आपकी भैंस चुरा लूँगा। नहीं भैया, आपकी भैंस आपके जहाँ पे रखते हो वहाँ पे रहेगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लाइक कर दोगे तो हमें सिर्फ अच्छा लगेगा, बस इतनी बात है। ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन। ओके। और फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया हूँ। ये ना हो कि हिंदी वाले बाद में चिल्लाओ कि हमको तो बताए ही नहीं, हम कहाँ से जाएं, हमारा तो कोई माई बाप ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। लीगल नैरेटिव में इस सब का ख्याल रखा जाएगा, बराबर बराबर ख्याल रखा जाएगा। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन सोर्सेज। देखो, मुस्लिम लॉ में दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक मेन या प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स होता है। तो प्राइमरी सोर्स की बात कर रहा है, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। तो कुरान है, कुरान इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब द मोस्ट है। तो कुरान, फिर इजमा, फिर कियास, ये तीनों को हम मेन सोर्स या प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कहते हैं। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, कुरान, इजमा, कियास, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not a secondary source of Muslim law। not a secondary source मतलब प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स कौन सा है, इजमा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा कि कुरान, इजमा, क्यास जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं, प्राइमरी या मेन सोर्स होते हैं। ठीक है। तो ये प्राइमरी सोर्स है। कंसेंसस आर ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट। अगर किसी बात पे कुरान साइलेंट है, किसी बात पे मोहम्मद साहब का जो ट्रेडिशन है जिसे सुन्ना कहते हैं वो साइलेंट है, तो जितने भी जूरिस्ट हैं वो मिलकर के क्या लगाते हैं, अपना मतलब किसी एक पॉइंट पे कंसेंसस डेवलप करते हैं। उस डेवलप्ड कंसेंसस को ही हम इजमा कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, घबराना मत। मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस इज नोन एज, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहते हैं, फिक कहते हैं, फिक। इसको मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख लो। मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहते हैं, फिक कहते हैं। ठीक है। अब कुरान या हदीत या सरिया ये मत मार के चले आना, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस को फिक कहेंगे, या फाई क्यू एच, फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉफिट मोहम्मद जर्नी टू मदीना मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, हिजरा कहते हैं, हिजरा। हिजरी संवत, अगर आप लोगों ने सुना हो हिजरी संवत, तो ये वही है जब मोहम्मद साहब को ने मदीना तक की यात्रा को अपनी शुरू किया था, मक्का से मदीना तक की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस्लामिक लॉ इज कॉल्ड, इस्लामिक लॉ को क्या कहते हैं बेटा, शरीयत कहते हैं, शरीयत या सरिया कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात होगी तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया है, कुरान, कुरान के आगे सब जीरो हैं। ठीक है, कुरान।
ये देखो मैंने लिख भी दिया है कि किस उसमें क्या कब पूछा गया है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज, प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं? तो कुरान है, सिर्फ कुरान। अगर सिर्फ प्राइमरी पहला सोर्स की बात की जाएगी और उसमें हमें इजमा क्यास ये सब भी दिए हुए हैं, लेकिन कोई और ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो कुरान को टिक करेंगे। यानी कुरान इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू एनी अदर सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, जो चीज़ कुरान में लिखी हुई है उसको अगर कोई भी काटेगा, मान लो इजमा काट रहा है, काटना मतलब इनकंसिस्टेंट है, तो वो ओवर रूल कर दिया जाएगा। मतलब कुरान वुड ऑलवेज हैव अ प्रेसिडेंस ओवर एनी अदर सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, इंक्लूडिंग द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन अगर कुरान कहता है कि ये बात होनी चाहिए और कोई लॉ बनाया गया कि ये बात नहीं होनी चाहिए, तब भी अपने इंडिया में कुरान को प्रेवेलेंस दी जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? ना कि लॉ को प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ क्या नहीं है? तो शरीयत नहीं है, शरीयत नहीं है। कुरान है, हदीत है, इजमा है, शरीयत सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? सेकेंडरी सोर्स क्या है? कस्टम। कस्टम, ये भी हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। हु अप्लाइड कियास फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? तो किसने अपनाया? इमाम अबू हनीफा ने अपनाया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इमाम अबू हनीफा, ये लिखा हुआ है ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ वैलिड मुस्लिम मैरिज क्या क्या होना चाहिए? तो जैसे आप लोगों को पता है कि मुस्लिम मैरिज जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पे मार्क करना। इसको ना होली सैक्रामेंट वक्रमेंट नहीं होता है। मुस्लिम मैरिज में क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होता है। लड़का और लड़की आपस में क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, UPHGS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या क्या होना चाहिए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है? तो क्या क्या होना चाहिए इसमें? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और सेम टाइम एट द सेम प्लेस होना चाहिए। मतलब तुम इधर बैठ करके कहो कि क्या तुम मेरी बीवी बनोगी, तो उधर से वो कहे कबूल है, कबूल है, कबूल है। ठीक है, मतलब सेम टाइम सेम सेंस में होना चाहिए। ठीक है, सेम प्लेस पर भी होना चाहिए, तब उसको माना जाएगा कि वो क्या है? वैलिड मैरिज है। ऑफर, एक्सेप्टेंस सब कुछ साथ साथ होना चाहिए, जिसको हम इजाब, इजाब एंड कबूल कहते हैं। कबूल ये इजाब करेगा, जो मर्द होगा यानी मेल होगा वो इजाब करेगा, और जो फीमेल होगी वो कबूल 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 करेगी। ठीक है, और ये एक ही समय पर होना चाहिए, और इसीलिए इजाब मतलब ऑफर और कबूल 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 मतलब एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस एक साथ होना चाहिए, और इसी वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ द चीफ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ आर? चीफ सोर्स, चीफ मतलब प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं? पहले क्वेश्चन से ही हम बता रहे हैं, कुरान है, हदीत है, इजमा है, क्यास है। एक ही क्वेश्चन को 1000 तरीके से पूछा जा सकता है, आपको घबराना नहीं है। अगर आप एक फैक्ट को याद कर लेते हो तो आप सारे क्वेश्चन को लगभग कर पाओगे। बिहार APO में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, अ मुस्लिम गोज टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? नॉट विद हिज, ये आंसर थोड़ा बेटा गलत है। विद हिज पर्सनल लॉ तो जाता ही जाता है, लेकिन विद एन ऑब्जेक्ट टू ओबिंग द लॉ ऑफ दैट कंट्री, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्योंकि अगर तुम किसी भी देश में गए हो, उस देश का लॉ अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, इजमा एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ मीन्स, इजमा एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ का क्या मतलब है बेटा? यूनानिमस ओपिनियन। मैंने अभी बताया था कंसेंसस करते हैं जूरिस्ट लोग, कंसेंसस, और इसको ही यूनानिमस ओपिनियन और डिसीजन ऑफ द मुस्लिम जूरिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसी कौन कौन सी चीज़ है? इजमा, इजमा। ठीक है, IJMA। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? कौन है? सब हैं, ऑल ऑफ द अबव। कुरान भी है, इजमा भी है, कियास भी है, याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ? मुस्लिम लॉ का एप्लीकेशन किसने मॉडिफाई किया?
तो मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939 ने भी किया है, मुस्लिम मैरिज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 ने भी किया है, शरीयत एक्ट 1937 ने भी किया है। तो सबने किया है, ऑल ऑफ द अबव सबने किया, उपरोक्त सभी। शरीयत एक्ट 1937 में कितने सेक्शन हैं? तो 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन है। ये 9 सेक्शन लिखा हुआ है, 6 सेक्शन है। एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे याद है 6, इसमें मैंने लिख दिया है 9। ठीक है, आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना शरीयत वाले में कि कितने सेक्शन है। मुस्लिम लॉ डज नॉट अप्लाई टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे नहीं अप्लाई होता है बेटा? तो इस सक्सेशन टू एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं अप्लाई होता है, बाकी सब पे अप्लाई होता है। गिफ्ट पे होता है जिसे हिबा कहते हैं, मेंटेनेंस पे होता है, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो ये विल वसीयत ये सब बनाते हैं, वक्फ वगैरह ये सब पे अप्लाई तो होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लॉ अप्लाइज इन इंडिया। मुस्लिम कौन सा अप्लाई होता है? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें से नन ऑफ द अबव है, न पीनल लॉ, न एविडेंस, न सेल ऑफ गुड्स, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होता है और कोई नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट रिकॉग्नाइज ब्रांच ऑफ सुन्नी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। तो क्या है? इतना आसारिया। इतना आसारिया कौन से हैं? ये सिया हैं, ये सिया हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ। तो स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ का नहीं है मोताजिला। मोताजिला अपने आप में ही एक अलग स्कूल है। किसका? मुस्लिम लॉ का, मतलब मुस्लिम का अलग ही स्कूल है मोताजिला। याद कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट मन करे तो ले लो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ। तो कौन? मोताजिला। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये स्कैन कर लो टेलीग्राम का, और आप स्कैन वहाँ आप वहाँ पर पीडीएफ पा जाओगे। ठीक है, ये टेलीग्राम का है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ले लेना इस। ठीक है, अब मुस्लिम मैरिज की बात करेंगे। मुस्लिम मैरिज क्या है? मैरिज इन मुस्लिम लॉ इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट याद रखना सब लोग। मैंने अभी बताया था कि इजाब होता है, इजाब और कबूल होता है, दोनों एक साथ एक समय पर एक ही बैठक में होते हैं, इसलिए सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज ऑब्जर्व्ड मुस्लिम मैरिज इज बोथ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड ए रिलीजियस सैक्रामेंट। किसने कहा है? जस्टिस सर शाह सुलेमान ने कहा है, बट इसका ये इन्होंने इमोशन में आकर के कह दिया था, इमोशन में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मुस्लिम मैरिज सिर्फ क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मुस्लिम कैन मैरी एनी नंबर ऑफ वाइफ्स। a Muslim can marry any number of wives not exceeding 4. If a Muslim marries a fifth wife, such marriage shall be irregular. क्या होगी? irregular होगी। इसमें क्या लिखा है? वाइड लिखा हुआ है, बट irregular आंसर होगा, irregular। याद कर लो सब लोग, वाइड नहीं, irregular। ठीक है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मुस्लिम मैरिज आर बोथ कबूल एंड इजाब। इतना देर से मैं बार बार बता रहा हूं, कबूल और इजाब होगा, बिल्कुल ठीक बात है ये। Which of the following is a requisite for a valid marriage under Muslim law? मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कौन सा रिक्विजिट है? प्रपोजल यानी इजाब होना चाहिए, इजाब, एंड एक्सेप्टेंस यानी कबूल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब एकदम आमने सामने बैठे हुए हैं, पर्दा बीच में पड़ा हुआ है, ये इधर से इजाब दे रहे हैं, इधर से कबूल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मुस्लिम मैरिज वेयर द एज ऑफ अ ब्राइड, मतलब दुल्हन, इज बिलो द एज ऑफ प्यूबर्टी बट कंसेंट ऑफ मैरिज वॉज गिवन बाई द गार्जियन, द मैरिज इज वैलिड। वैलिड मैरिज होगी अगर उसके शादी के लिए, उसकी मैरिज के लिए कंसेंट कौन दे रहा है? उसका गार्जियन दे रहा है, उसके पापा दे रहे हैं, तो उसकी मैरिज क्या होगी? वैलिड होगी। इवन दो दैट गर्ल इज नॉट अटेन वुड नॉट हैव अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी और मेजॉरिटी। ठीक है, दोनों अलग अलग होता है खैर, लेकिन प्यूबर्टी भी नहीं अगर अटेन की है और उसके पापा ने उसकी शादी कर दी है तो उसकी शादी वैलिड मानी जाएगी, उसको तोड़ नहीं सकती ऐसे खेल खेल में। ठीक है, इट इज नेसेसरी दैट इजाब एंड कबूल शैल बी कंप्लीट इन वन मीटिंग। द स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू सत्य है, BHAS में पूछा गया है, सत्य है भैया, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खयारुल बुलूग क्या होता है? खयारुल बुलूग का मतलब होता है बेटा ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी मतलब अगर किसी बच्चे की शादी, किसी लड़की गर्ल की शादी
अगर उसके प्यूबर्टी अटेन करने से पहले ही हो गई है तो क्या कर सकती है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी या ख्यारुल बुलूग लग सकती है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी शादी को रिप्यूडिएट करा सकती है, रिप्यूडिएट करा सकती है, यानी उसको वाइडेबल करा सकती है, वाइडेबल। ठीक है, समझ पा रहे हो? ख्यारुल बुलूग। अब प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी बेटा होता है जब किसी लड़की को, आप लोगों को पता होगा, लड़कियों को खैर ज़्यादा पता होगा, लड़कों को भी पता होगा, नहीं पता होगा सुने तो होंगे ही, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या जिसको कई बार पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, ये हर महीने पे या 27-28 दिन पे एक बार क्या कहते हैं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी, सॉरी पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जब ये पहली बार स्टार्ट होता है तो उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी। नाउ दैट गर्ल हैज अटेन्ड द एज टू कैरी द प्रेगनेंसी, अब प्रेग्नेंट वो हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज अवेलेबल टू, सिर्फ वाइफ को है, सिर्फ वाइफ को है, वाइफ ओनली। मैंने बोला कि सिर्फ वाइफ को है, मुस्लिम लॉ में जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है वो सिर्फ किसको है, सिर्फ और सिर्फ वाइफ को है और हस्बैंड को नहीं है। अनिका सोलमनाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ काजी एज वैलिड होता है भैया, काजी फाजी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम हिंदू में बिना पंडित जी के शादी कर लिए हो तो तुम्हारी शादी क्या होगी, वाइड होगी, वाइड, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब ये कि तुम ऐसे जयमाला डाल करके और जो शादी सादे रील रील खेल रहे होते हो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, पंडित जी का होना बहुत जरूरी, मतलब अगर वो कस्टम को, मतलब कस्टम अगर तुम्हारा ऐसा कहता है तो। अ मुस्लिम मेल ऑलरेडी हैविंग 4 वाइफ्स हैज कॉन्ट्रैक्टेड अ 5th मैरिज, दिस 5th मैरिज इज इरेगुलर, इरेगुलर, वाइड नहीं, इरेगुलर है। Next question is, if a Muslim minor has been contracted in marriage in his minority by a guardian, such person has a right on attaining majority to repudiate the marriage. This known in Muslim law as, इसको हम क्या कहते हैं, तलब अल कन्नात, तलब अल कन्नात कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ मुस्लिम माइनर हैज बीन कंट्रैक्टेड इनटू मैरिज in his minority by guardian, such person has a right to on attaining majority to repudiate the marriage. इसको क्या कहते हैं, तलब ए कन्नत, तलब ए कन्नत। Next question is, a marriage of a Mohammedan who is of sound mind and has attained puberty is brought about without his consent, the marriage will be irregular. वाइड वाइड नहीं कह देना, irregular होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर वो मेजर हो गया, मेजर हो गया और मेजर होने के बाद में उसने कंजुमेट कर लिया, कंजुमेट करने का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया मेजर होने के बाद में, तो फिर ये रिप्यूडिएट भी नहीं कर सकता, मतलब वो वैलिड मैरिज हो जाएगी, इरेगुलर भी नहीं रह जाएगी। ठीक है, इवन दो तुम्हारे बिना कंसेंट के हुआ है तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ठीक है, अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी तो। Which of the following is absolute incapacity for marriage? Absolute incapacity क्या होती है, कंसेंग्युनिटी में, एफिनिटी में, फॉस्टरेज में। मतलब अब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि मुस्लिम लॉ में तुम किस में शादी नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई तुम्हारा एफिनिटी वाला रिलेशनशिप है किसी से, यानी तुम मान लो कि तुमने किसी से शादी की तो फिर उसकी बहन से शादी नहीं कर सकते हो, तुमने किसी से शादी की तो उसके भाई से तुम शादी नहीं कर सकती हो। तुम समझ पा रहे हो? कंसेंग्युनिटी, अगर तुम भाई बहन हो, सगे भाई बहन, तो तुम आपस में शादी नहीं कर सकते हो। फॉस्टरेज मतलब अगर तुमको एक ही माँ ने दूध पिलाया है, तुम्हारा हो सकता है पापा अलग अलग हों लेकिन मम्मी क्या है, एक ही हैं, तो भी तुम बेटा क्या नहीं कर सकते हो, आपस में शादी नहीं कर सकते हो। अब समझ पा रहे हो? मुस्लिमों में लेकिन कजिन कजिन में खूब शादी खेलते हैं, सब बढ़िया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर मोहम्मदन लॉ लीगल इनकम्पिटेंसी इन मैरिज मीन्स, लीगल इनकम्पिटेंसी क्या होती है बेटा?
बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को इनकम्पिटेंसी कहते हैं, ठीक है। लीगल इनकम्पिटेंसी माइनॉरिटी तो होती ही होती है और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन इज प्रोहिबिटेड टू मैरी हिज डॉटर। अब भैया अपनी डॉटर से कौन मैरी करता है भैया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ऑन ग्राउंड ऑफ कंसेंग्युनिटी, क्योंकि ब्लड रिलेशन है उसके साथ, ब्लड रिलेशन है। अब समझ पा रहे हो, अगर ब्लड रिलेशन है बेटा तो तुम उसमें शादी नहीं कर सकते हो। इसका मतलब तुम अपनी खुद की बेटी से शादी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो आंसर इज नो, नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। तो क्या है, फॉस्टरेज। फॉस्टरेज इसेंशियल मैरिज नहीं है, सॉरी इसेंशियल नहीं है। और कौन कौन का है, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी जो नहीं, मतलब सारा इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। समझ पा रहे हो। सर्विस टू अदर्स इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड फुलफिलमेंट बाय कृपाशंकर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मुस्लिम मैरिज इज व्हिच इज परफॉर्म टेम्पोरली फॉर इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट भैया, मैरिज भी इंजॉयमेंट के लिए होती है। कौन, मोटा मैरिज। जैसे आजकल एक ट्रेंड चला है लिव इन का, लिव इन रिलेशनशिप, शायद इसमें भी यही होता है, यही होता है एक तरह से। बस इसमें क्या करते हैं, पहले प्रोटेक्शन था नहीं तो प्रोटेक्शन यूज करते नहीं थे, अब प्रोटेक्शन यूज करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें है, सो खूब इंजॉयमेंट के लिए हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अब ये जो मोटा मैरिज है ये टेम्पोररी मैरिज होती है। क्या होती है, टेम्पोररी मैरिज होती है। कौन सी मैरिज होती है बेटा, टेम्पोररी मैरिज होती है। अब समझ पा रहे हो। और ये सिर्फ ये सुन्नी में नहीं होता है, सुन्नी में नहीं होता है, कि सिर्फ किस में होता है, सिया में अलाउड है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए तुम्हें कुछ मतलब अलग से कुछ डिवोर्स विवोर्स भी देने की जरूरत नहीं है। ये कुछ सर्टेन टाइम के लिए होता है, उतने समय के बाद में खुद ही अपने आप ही डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। या दोनों पार्टी में से कोई मर जाए तो भी डिजॉल्व हो जाता है, या उसका इंजॉयमेंट वाला पर्पज ऑफ फुलफिल हो जाए तो हो जाता है, ठीक है। अब मोटा मैरिज क्यों आया इसको मैं एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। फिर उसके भैया पहले के ज़माने में अरब देशों में, क्योंकि मुस्लिम लोग तो अरब देशों से मतलब उनका जो जन्म हुआ वो अरब में हुआ, सऊदी अरबिया यहाँ सब पे हुआ। वो सब क्या थे, ट्राइबल थे, ट्राइबल। और ये ट्राइबल अपने देश के सब ट्राइबल की तरह से नहीं थे, ये सब बहुत असभ्य थे, असभ्य। असभ मतलब ये हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करते थे, मतलब देवर ऑलवेज इन कांस्टेंट वार, हमेशा लड़ाई किया करते थे। तो ये वार के लिए हमेशा जाया करते थे, तो दूसरी जगह पर जाया करते थे, तो ये अपनी बीबी से दूर रहा करते थे, बीबी से दूर रहा करते थे। और जब बीबी से दूर रहते थे तो उन अपनी सेक्सुअल अर्ज को मिटाने के लिए ये कहाँ पे जाया करते थे, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाया करते थे, प्रोस्टिट्यूट्स के पास। अब इस जो ये था खराब बात, मतलब इमोरलिटी, प्रोस्टिट्यूशन की, अगर ये बच्चा इसमें पैदा हो जाए तो किसका बच्चा है कुछ पता ही नहीं है। इस इमोरलिटी को खत्म करने के लिए इस मोटा मैरिज का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। ये मोटा मैरिज का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं कि हम मान लो अपने घर में बैठे हुए हैं और हमें मन कर रहा है कि किसी के साथ जाके एंजॉय करें, उसके साथ मोटा मैरिज कर लें, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। अब समझ पाए ना कॉन्सेप्ट। तो ये नहीं कि जब मन किया तब जाकर के किसी से मोटा कर लिए, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरिज बाय ए मुस्लिम विद हिज रियल सिस्टर इज वाइड। रियल सिस्टर मतलब होता है बेटा खुद के माँ बाप का बेटा बेटी, ये माँ बाप हैं, इन्हीं का कोई संतान आपस में शादी नहीं कर सकता, अगर करता है तो वो वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैरिज विद अ मुस्लिम विमेन अंडरगोइंग इद्दत इज इरेगुलर। क्या बेटा, इरेगुलर है। अगर इद्दत पीरियड चल रहा है और उसी में तुमने शादी उसे कर ली तो क्या है, इरेगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बिटवीन ए एंड बी इज मेड इन जोक एंड विदाउट एनी स्पेसिफिक इंटेंशन, सच मैरिज इज वैलिड अंडर हनाफी लॉ। हनाफी लॉ में ये भी वैलिड होता है भैया, इसलिए
अगर आप हनाफी मुस्लिम हो, जाकर के अपने पापा से पूछ लेना, अपनी अम्मी जान से पूछ लेना। और अगर आप हनाफी मुस्लिम हो तो कभी भी किसी लड़के से जोक में भी शादी वादी की बात मत कर लेना, नहीं तो तुम्हारी शादी मान ली जाएगी। या कि तुम अगर लड़का हो तो किसी लड़की से भी जोक वोक में मत कह देना, नहीं तो तुम्हारी शादी मान ली जाएगी हनाफी लॉ में, ठीक है। बहुत सतर्क होकर के करो, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। नहीं तो जिंदगी भर झेलोगे, हमें फिर मत ब्लेम करना कि बताया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ क्रिश्चियन और ज्यूज इम्ब्रेसेस इस्लाम, इस्लाम को अपना लेता है, हिज मैरिज विद क्रिश्चियन और ज्यूज वाइफ इज क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली कि नहीं डिजॉल्व होगी, कि डिपेंड करेगी कि नन ऑफ द अबव? नहीं डिजॉल्व करेगी, नॉट डिजॉल्व, नहीं डिजॉल्व होगी, ठीक है। मतलब अगर एक क्रिश्चियन या ज्यू है वो इस्लाम धर्म को अपना लेता है तो उसका जो क्या है मैरिज है वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व नहीं होगी। उसकी जो क्रिश्चियन वाइफ है वो अभी भी वो उसकी वाइफ ही रहेगी। आप समझ पा रहे हो? डिजॉल्व नहीं होगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद whom a Shia Muslim man is entitled to perform a temporary marriage that is muta, किसके साथ कर सकता है? तो किसी के भी साथ कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम विमेन हो उसके साथ भी मूटा कर सकता है, क्रिश्चियन के साथ भी मूटा कर सकता है, और जीव से फायर वर्स मतलब किसी भी विमेन के साथ, बस विमेन होनी चाहिए, ठीक है, बस वो कर लेगा, ठीक है। उसको नहीं देखना कि क्या और कुछ है कि नहीं, बस उसको विमेन दिखनी चाहिए, बस ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मूटा के लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन की, किसी पर्टिकुलर इथनिसिटी की विमेन की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ उसकी विमेन होने की जरूरत है, ठीक है। बस उसे मूटा कर देंगे सब लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुन्नी मुस्लिम कंसीडर मूटा मैरिज एज, सुन्नी मुस्लिम में जो मूटा मैरिज होती है वो बाटिल होती है, बाटिल मतलब वाइड, ठीक है। मतलब तुम नहीं कर सकते हो, अगर सुन्नी हो तुम तो तुमको बहुत सावधान सतर्क रहना चाहिए, तुम मैरिज को सिर्फ खिलौने का साधन नहीं बना सकते, ठीक है। दैट मैरिज नीड्स टू बी सैक्रेड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सिया में तुम मजे लेने के लिए कर सकते हो, इसीलिए अगर कभी कन्वर्ट होने का मन करे तो सिया में कन्वर्ट होना, सुन्नी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सिया मुस्लिम मैरिज हाउ मेनी विटनेसेस आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड, कितने जरूरी होते हैं बेटा? नो विटनेस। सिया मुस्लिम अगर मैरिज करता है तो उसमें विटनेस की कोई जरूरत बेटा नहीं होती है, लेकिन अगर वो डिवोर्स करता है तो विटनेस की जरूरत होती है। लेकिन अगर सुन्नी मुस्लिम मैरिज करता है तो कितने लोगों की जरूरत होती है? 2 मेल की जरूरत है, 2 मेल विटनेस की जरूरत होती है। और अगर 2 मेल नहीं मिल रहे हैं तो एक मेल और 2 फीमेल की जरूरत होती है। समझ रहे हो? सुन्नी में तुम क्या नहीं कर सकते हो? विदाउट विटनेस शादी नहीं कर सकते, अगर करते हो तो इरेगुलर है। सिया में मैरिज के लिए कोई भी विटनेस की जरूरत नहीं है, लेकिन सुन्नी में डिवोर्स देते टाइम, ध्यान से सुनो, सुन्नी में डिवोर्स देते टाइम विटनेस की जरूरत नहीं है, लेकिन सिया में डिवोर्स देते टाइम उसकी जरूरत है विटनेस की, ठीक है। सुन्नी मैरिज विदाउट विटनेस इज इरेगुलर है, और सिया मैरिज में तो जरूरत ही नहीं है इसकी। इफ ए सुन्नी मुस्लिम मैरिज अ किताबिया गर्ल, द मैरिज क्या होगी? वैलिड होगी। मतलब मुस्लिम मेल फीमेल किसी भी रिलीजन की फीमेल से कर सकता है, लेकिन कोई मुस्लिम फीमेल करना चाहे शादी तो किसी मेल से नहीं कर सकती ही, एक्सेप्ट अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकती हो, ठीक है। बाई व्हिच मैन अ मुस्लिम लेडी में लीगली मैरी, तो सिर्फ मुस्लिम से कर सकती है, ये देखो लिखा हुआ है, मुस्लिम लेडी सिर्फ मुस्लिम से कर सकती है, किसी और से नहीं कर सकती है। किसी और से करने के लिए उसको कहाँ जाना होगा? स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना होगा। मान लो आप एक मुस्लिम विमेन हो, ठीक है, आपको किससे शादी करनी है? कृपाशंकर पांडे से करनी है। अब कृपाशंकर पांडे भैया एक हिंदू है ना, हिंदू है, तो आप क्या करोगी? आप अपने मुस्लिम वंश में नहीं कर सकती हो, हम और आप मिलकर के कहाँ में कर लेंगे? स्पेशल मैरिज एक्ट में कर लेंगे, ठीक है, घबराना मत। धर्म को आड़े नहीं आने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैरिज बिटवीन पर्सन विद कंसिंग्यूनिटी रिलेशनशिप अंडर मुस्लिम लॉ इज,
क्या होता है, वाइड होता है। अगर तुम ब्लड रिलेशन, इसको कहते हैं ब्लड रिलेशन, और अगर उसमें तुम क्या कर रहे हो, शादी कर रहे हो, मान लो अपने भाई बहन में आपस में ही तुमने शादी कर ली, तो क्या है, वाइड है, वाइड है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूटा मैरिज इज ए कॉन्सेप्ट इन, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लॉ में होता है और सिया में होता है, सिया में, सुन्नी में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुन्नी लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज, सुन्नी लॉ क्या नहीं रिकॉग्नाइज करता है, तो वो मूटा मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करता, मैं पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूटा मैरिज इज अलाउड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, तो इतना आसारिया, इतना आसारिया किसका पार्ट है, तो ये सिया लॉ का पार्ट है, सिया लॉ, इतना आसारिया सिया लॉ का पार्ट है, बहुत बार पूछा गया है ये, बहुत बार, देखो बहुत बार पूछा गया भैया, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यम द मदर ऑफ मुस्लिम माइनर डॉटर कंट्रैक्टेड हर इन मैरिज इन द लाइफ टाइम ऑफ द फादर हु हैज बिकम एन अपोस्टेट, अपोस्टेट का मतलब होता है बेटा धर्म को इसने त्याग दिया है, त्याग दिया है, धर्म छोड़ दिया है, ठीक है, धर्म त्यागी हो गया है। द मैरिज इज वैलिड, अगर उसकी मम्मी उसकी शादी, किसी माइनर डॉटर की शादी, उसका अगर बाप धर्म को छोड़ देता है और उसकी माँ उसकी शादी करवा देती है, तो उस शादी क्या होगी, वैलिड होगी। लेकिन अगर बपौज जिंदा है, बपौज एकदम धर्म और मान रहा है, तब तुमने उसकी शादी कराई है, तो क्या वो वैलिड होगी कि नहीं होगी, द आंसर इज नो, नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम पीरियड ऑफ मूटा मैरिज इज, ऐसा कोई मिनिमम पीरियड नहीं होता, जितने दिन तक मन करे उतने दिन तक एंजॉय करो, ठीक है, क्योंकि मोटा मैरिज इज ऑल अबाउट इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट। अब मैरिज क्यों नाम दिया गया, इसको तुम लोग सोच रहे होगे, मैरिज इसलिए नाम दिया गया भैया क्योंकि इंजॉय करते 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 मान लो बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, तो अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका कोई, उसकी लेजिटिमेसी कैसे डिटरमिन करोगे, इसीलिए इसको नाम मैरिज दिया गया कि अगर तुम इस मूटा का इंजॉय कर रहे हो और इस इंजॉय करने में बच्चा पैदा हो गया है, तो उस बच्चे को लेजिटिमेसी मिलेगी और वो लेजिटिमेट चाइल्ड तुम्हारी प्रॉपर्टी में से इनहेरिटेंस ले सकेगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी में से क्या ले सकेगा बेटा, इनहेरिटेंस ले सकेगा। आप समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ मूटा मैरिज क्या हो सकता है, नाइदर द हस्बैंड नॉर द वाइफ हैज अ राइट, कोई राइट नहीं होता किसी के ऊपर, ठीक है, कोई राइट नहीं होता डिवोर्स देने का, मतलब जितना तुम्हें टाइम है उतने दिन तक तुम मतलब मूटा में रहोगे ही रहोगे, मजे लोगे ही लोगे, तुम्हें कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा, तुम डिवोर्स नहीं दे सकते हो। मतलब मूटा में कोई भी डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि ये मैरिज ये होती ही कुछ ही दिन के लिए है, कुछ दिन एंजॉय करो फिर आगे बढ़ो, किसी और से एंजॉय करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉस्ट्रेज अब मुस्लिम मैरिज इज, फॉस्ट्रेज अगर मतलब है तो वाइड है, बाटिल, बाटिल वाइड। फॉस्ट्रेज का मतलब अगर तुमको और एक लेडी को, मान लो तुम एक मेल हो या तुम मान लो एक फीमेल हो, और तुमको और किसी एक मेल को सेम माँ ने दूध पिलाया है, ठीक है, तो तुम एक दूसरे से शादी करोगे अगर, तो वो वाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी विटनेसेस आर नेसेसरी इन सिया मैरिज, द आंसर इज नो विटनेस इज रिक्वायर्ड, लेकिन सिया डिवोर्स में रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैरिज ऑफ ए मोहम्मदन which of sound mind and has attained puberty is brought about without his consent, the marriage is irregular, the marriage will be irregular. Next question is muta marriage come to an end by hiba e muddat, अगर तुमने उसको क्या दे दिया, हिबा ए मुद्दत दे दिया, इकट्ठे ही खूब पैसा वैसा रुपया दे दिया कि अब चलो आज से हमारा तुम्हारा खत्म, आज से तुम्हारा मजे नहीं लूँगा, आगे बढ़ के किसी और के मजे लूँगा, तो उस दिन से वो मैरिज खत्म हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, हिबा ए मुद्दत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कंज्यूमेशन ऑफ मोटा मैरिज द वाइफ इज इंटाइटल टू, अगर तुमने कंज्यूमेट कर लिया तो फुल डावर देना पड़ेगा। कंज्यूमेशन का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अरे भैया होती मूटा मैरिज इसीलिए होती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सको, मजे ले सको, समझ रहे हो, इसी ही कहते हैं इंजॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खिलावत उस सही कन्नोट्स, इसका मतलब क्या होता है, खिलावत उस सही का मतलब क्या होता है बेटा, अर्थ क्या होता है, वैलिड रिटायरमेंट। अब वैलिड रिटायरमेंट 1 मिनट में समझा देता हूँ, इस वर्ड को नोट डाउन कर लो। इसका मतलब होता है तुम हस्बैंड और वाइफ हो, ठीक है, अब कोई एक सेक्लूडेड प्लेस है, सेक्लूडेड प्लेस, वहां पे तुम दोनों अकेले हो कुछ समय के लिए, तो ये माना जाता है कि यू बोथ हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर कोई तुम्हारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो,
मतलब उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, उस समय इम्पोटेंसी नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो माना जाएगा कि तुमने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हुआ है। ठीक है, अगर तुम कहीं पर भी सेक्लूडेड प्लेस पे अगर हस्बैंड और वाइफ के रूप में हो तो। ठीक है, अब इसको ही हम वैलिड रिटायरमेंट कहते हैं या खिलावत उस सही कहते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट तुम अच्छा इसमें तुमने किया हो सेक्सुअल इंटरकोर्स चाहे ना किया हो, फिर भी माना जाएगा कि तुमने किया हुआ है। ठीक है, और अगर इस लेडी को तुमसे ये सेक्लूडेड प्लेस पे मिलने के बाद में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो तुम्हारा बच्चा माना जाएगा, इवन दो तुम्हारा बच्चा वो नहीं है तब भी। क्यों? क्योंकि खिलावत उल सही यानी वैलिड रिटायरमेंट में क्या माना जाता है कि यू बोथ हैव हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो अगर ये मतलब तुमसे ऐसे सेक्लूडेड प्लेस पे मिल के गई और इसने कहीं और जाकर के प्रेग्नेंट हो गई और वो बच्चा पैदा हुआ तो तुम्हारा बच्चा माना जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ये क्या कहते हैं, खिलावत उस सही कहते हैं। अब समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हलाला क्या होता है? हलाला बहुत इंपॉर्टेंट। हलाला किससे रिलेटेड है? मुस्लिम विमेन से रिलेटेड। अब हलाला का कॉन्सेप्ट समझो। तुम हो एक्स, तुम्हारी बीबी है वाई, तुम दोनों एक दूसरे से शादी किए, फिर एक दूसरे से तंग आ गए कि अब हम नहीं रहेंगे, तो तुमने क्या कर दिया, डिवोर्स ले लिया। डिवोर्सवा देने के तुमको 15 दिन बाद या 1 महीने बाद लगा कि यार बहुत गलत किया। अब तुम फिर करना चाहते हो एक दूसरे से शादी, फिर करना चाहते हो एक दूसरे से शादी, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आता है, हलाला आता है। क्या आता है? हलाला। अब हलाला होता क्या है कि इस विमेन को किसी दूसरे मर्द के साथ, मेल के साथ फिर शादी करनी होगी। और शादी ही सिर्फ शादी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शादी से काम नहीं चलेगा, इस दूसरे मेल के साथ इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा। और इस बात को मतलब परफेक्टली वैलिड होना चाहिए। इसको हम कंज्यूमेशन कहते हैं, कंज्यूमेशन। जब ये इसके साथ कर लेगी यानी दूसरे मेल के साथ कर लेगी, अब फिर ये डिवोर्स इसको देगा और तब तुम जाकर के इसे दोबारा शादी कर सकते हो। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है कि इस फीमेल को दूसरे मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ता है बिफोर गेटिंग रीमैरिड टू यू? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमको पनिशमेंट दिया जा रहा है, तुमको पनिशमेंट दिया जा रहा है। ऐसा मुस्लिम लॉ में पढ़ाया जाता है कि हलाला इसलिए होता है कि मर्द को, जो मेल है, उसको पनिश किया जा रहा है। ठीक है, मर्द को पनिश करने के लिए उसकी जो पहले वाली बीवी थी उसको किसी दूसरे मर्द के पास भेज दिया जाता है, मतलब शादी करवा दी जाती है और उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स उसका करवाया जाता है और उससे फिर डिवोर्स करवा करके फिर लौट के लाया जाता है। और इसलिए ऐसा किया जाता है, मतलब उस मुस्लिम लॉ के उस किताब में पढ़ाया जाता है कि जो मतलब बहुत सोच समझ करके तुम अपनी बीवी को डिवोर्स देना, अगर दोबारा तुम उसको लेना चाहोगे तो किसी दूसरे से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करके आएगी तब तुम पाओगे, नहीं तो फिर नहीं उसके साथ रह पाओगे। अब समझ पा रहे हो? इसको क्या कहते हैं? हलाला कहते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ मुस्लिम विमेन पर लागू होता है, ना कि शेड्यूल कास्ट रिफ्यूजी विमेन किसी पर लागू नहीं हो। हिंदू विमेन पर तो लागू एकदम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मुस्लिम फीमेल कैन परफॉर्म अ वैलिड मैरिज विद ए नॉन मुस्लिम अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। अभी मैंने एग्जाम्पल कुछ देर पहले लिया था कृपा शंकर पांडे के साथ वाला। ठीक है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी फॉर अ मुस्लिम मैरिज? मुस्लिम मैरिज के लिए एज ऑफ प्यूबर्टी कितनी मानी गई है? 15 साल मानी गई है। 15 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्यूबर्टी और मेजॉरिटी अलग अलग चीज़ है। प्यूबर्टी और मेजॉरिटी अलग अलग चीज़ है। जो प्यूबर्टी होती है बेटा, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। मेजॉरिटी लेकिन 18 साल ही होती है, 18 साल। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के तहत जो मेजॉरिटी की एज है 18 साल है, लेकिन अगर इसकी बात प्यूबर्टी की बात की जाएगी तो मुस्लिम लॉ में 15 साल है। ठीक है, अब अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा हैंडल, आप कर सकते हैं। ये मेरा देखो दांत निकाला हुआ। ठीक है, ये आपको मिलेगा फाउंडर ऑफ लीगल नैरेटिव, BLLB LLM, ये सब लॉ एंथुसियास्ट, चेंज मेकर, ये सब जरूर मिलेगा। ये ना हो कि कोई फेक अकाउंट को कर लो। ठीक है, और इस पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी मैसेजेस कर सकते हो। ठीक है, जब भी मन करे तब भी। नेक्स्ट टॉपिक इज डावर, मेहर। कहते हैं ना रब्बा दी मेहर बरसानी, तो वो वाला डावर। ठीक है, लेकिन ये दूसरा डावर है। अब डावर का बेटा
डावर का मतलब क्या होता है? डावर इज क्या है? बताओ। ऑल ऑफ दी अबव है बेटा। इट इज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। अगर तुम किसी लेडी के साथ शादी करते हो तो अपने आप को सरेंडर कर देती है तुम्हारे सामने। अब उस सरेंडर के एवज में तुम उसको क्या दे रहे हो? एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट दे रहे हो। एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कुछ पैसे देते हो, दैट्स कॉल्ड डावर। एज ए कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, ये भी कई बार कहा जाता है कि एज ए, बट कंसिडरेशन ऑफ मैरिज उतना वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि मैरिज का कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में होगा तो कहीं मार्क कर देना, ठीक है। एंड इसेंशियल इंसिडेंस ऑफ मैरिज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैरिज में तुमने डावर नहीं दिया या लिया है तो मैरिज क्या हो जाएगी? या तो इरेगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इरेगुलर हो जाएगी। इसलिए डावर एक इसेंशियल इंसिडेंस है मैरिज का, याद रखना। समझ रहे हो? इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मुस्लिम लॉ पेमेंट ऑफ मैरिज नेसेसरी होता है। मैं बोला ना इसेंशियल है, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैरिज डिटरमाइंड आफ्टर मैरिज, कुछ भी करो लेकिन नेसेसरी है। डावर इन मुस्लिम लॉ इज, ये डाउरी है? डाउरी नहीं है, ये डाउरी नहीं है। एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड अपॉन द हस्बैंड टू मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, यस यस। क्योंकि जो एक वेमेन होती है बेटा, एक वेमेन होती है, उसकी जो डिग्निटी और मॉडेस्टी होती है वो उसके लिए सबसे ऊपर होती है, इवन उसकी जान से भी ऊपर होती है। अब अगर वो अपनी डिग्निटी, अपनी मॉडेस्टी, अपना शरीर तुमको सौंप दे रही है तो इन मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू दैट यू आर गिविंग हर सम मनी, सम कंसिडरेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एन ऑब्लिगेशन ड्यू टू मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू हिज वाइफ, ठीक है। कि मैं तुमको एक्सेप्ट कर रहा हूं एज माई वाइफ, आई विल प्रोटेक्ट यू, कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं तुमको सबसे ऊपर रखूंगा, ठीक है। एंड कंसिडरेशन फॉर मैरिज अ लीगल राइट ऑफ वाइफ, लीगल राइट ऑफ वाइफ है, ये भी याद रखना, ये लीगल राइट ऑफ वाइफ है, ठीक है। तो 2, 3 और 4 ये तीनों होना चाहिए ऑप्शन में। ये है, हाँ ये है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। फिर से एक बार इसको छोटा करता हूं, देखो। एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड अपॉन ए हस्बैंड, यस। कंसिडरेशन फॉर मैरिज, यस। लीगल राइट ऑफ अ वाइफ, यस। बट डाउरी, नो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज रिगार्ड्स द पेमेंट द डावर कैन बी प्रॉम्प्ट भी हो सकता है, डेफर्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। सी इज द राइट ऑप्शन। अब प्रॉम्प्ट डावर क्या होता है? प्रॉम्प्ट डावर किसे कहते हैं? प्रॉम्प्ट डावर का क्या ये मतलब है कि जैसे ही मैंने मतलब जब मन करे तो मांग सकते हो, तो आंसर इज यस। लेकिन उस प्रॉम्प्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जब मन करे तब तुम मांग लो। इस प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि जब हम मांगेंगे, मतलब जब लेडी मांगेगी तब तुमको देना है। दिस इज, ये देना वाला प्रॉम्प्टनेस मैटर करता है, ये देने वाला प्रॉम्प्टनेस मैटर करता है। ये मांगने वाला प्रॉम्प्टनेस मैटर नहीं करता, ये देने वाला मैटर करता है। अब समझ पा रहे हो? अब समझ पा रहे हो? तो इसलिए बेटा ध्यान देना कि ये प्रॉम्प्टनेस जो होती है डावर में, वो देने वाले रेस्पेक्ट में होती है, ना कि लेने वाले रेस्पेक्ट में होती है। अब समझ पा रहे हो? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइफ्स राइट व्हेन हर हस्बैंड डज नॉट पे डावर। अगर हस्बैंडवा डावर पे नहीं करता है तो क्या होगा? तुम क्या कर दो? कंज्यूमेशन को रिफ्यूज कर दो कि हम तुम्हारे साथ कंज्यूमेट नहीं करेंगे। फाइल ए सूट फॉर रिकवरी, तुम रिकवरी के लिए सूट भी फाइल कर सकती हो कि पोजेशन ओवर डेड हस्बैंड प्रॉपर्टी, और हस्बैंड मर गया अगर तो तुम उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकती हो। इसको हम राइट ऑफ रिटेंशन कहते हैं, रिटेंशन राइट, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव सही है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इन मुस्लिम मैरिज मेहर इज अनस्पेसिफाइड द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू गेट मेहर ए मिसल। बहुत इंपॉर्टेंट है अनस्पेसिफाइड डावर, और ये सबसे बेस्ट डावर होता है। मेहर ए मिसल इज द बेस्ट डावर, मेहर ए मिसल इज अ बेस्ट डावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर मुस्लिम लॉ अ प्रॉम्प्ट डावर इज पेएबल एट द टाइम ऑफ मैरिज व्हेन डिमांडेड बाय द वाइफ व्हेन द डेथ ऑफ द हस्बैंड इज द टाइम ऑफ डिवोर्स। भैया मैंने अभी कुछ देर पहले आपको प्रॉम्प्टनेस समझाया, व्हेन डिमांडेड बाय द वाइफ, जैसे वाइफ डिमांड करे वैसे देना है। अगर तुम देने में देर करते हो तो तुम्हारे साथ कंज्यूमेट नहीं करेगी, समझ रहे हो? तुरंत दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देर इज स्टिपुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ वुमेन बिफोर मैरिज टू फॉरगो ऑल हर राइट टू डावर, or even she agrees to marry without any dower, the stipulation or agreement will be
इनवैलिड, इनवैलिड होगा वो, इनवैलिड, वो स्टिपुलेशन नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कोई वाइफ, कोई लेडी कहती है कि मुझे डावर चाहिए ही नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे डावर नहीं चाहिए, भैया तुम कितना भी प्यार करो तुम्हें डावर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं करती हो तो वो स्टिपुलेशन वैलिड है, सॉरी इनवैलिड है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, नहीं समझ पा रहे हो? अभी कुछ देर पहले जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था ना कि जो मुस्लिम वाइफ होती है वो अगर नॉन पेमेंट ऑफ मान लो उसका डावर है, तो उस केस में वो क्या कर सकती है, उस अपने हस्बैंड की, मतलब अगर उसका हस्बैंड मर जाता है, उसके नॉन पेमेंट के पहले ही मर जाता है, मतलब बिना पेमेंट किए मर जाता है, तो उसकी जो वाइफ है उसकी प्रॉपर्टी को, यानी हस्बैंड की प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, रिटेन कर सकती है। रिटेन या रिटेन करना मतलब रोक सकती है, रोक सकती है, यानी कब्जा, कब्जा करके रख सकती है। तो वो जो कब्जा करके रखेगी उसको हम कौन सा राइट कहते हैं, तो राइट ऑफ रिटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ है कि उसको क्या कहते हैं, ये देखो लिखा हुआ है रिटेंशन, रिटेंशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डावर डेट इज एन एक्शनेबल क्लेम। डावर डेट क्या होता है बेटा, एक एक्शनेबल क्लेम होता है। इसको हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ते हैं, लेकिन मुस्लिम लॉ का एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए याद रखोगे, रट्टा मार के रखोगे। ठीक है, रट्टा मार हो जा पार, रट्टा मार हो जा पार। ठीक है, मेहर रेड या डावर रेड क्या है, एक एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग मुस्लिम व्हिच स्कूल डज नॉट मेंशन मिनिमम अमाउंट ऑफ डावर। मिनिमम अमाउंट डावर कौन नहीं करता है, सैफई नहीं करता है, सैफई नहीं करता है। ठीक है, SHAFAEI, सैफई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अनपेड डावर एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में अनपेड डावर का पोजीशन क्या है बेटा, तो ये अनपेड जो डावर होता है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर या के तरह से होता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह से। ठीक है, एंड इट इज एन एक्शनेबल, मतलब तुम उस पर क्लेम कर सकती हो, अगर तुम एक विमेन हो तो तुम उस पर क्लेम कर सकती हो। ठीक है, अगर आप लीगल नैरेटिव के एक सेकेंड, हाँ, अगर आप लीगल नैरेटिव के इंस्टाग्राम चैनल को, सॉरी चैनल कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना चाहते हैं तो ये फॉलो कर सकते हैं आप। ये देखो लीगल डालना, फिर डबल डैश लगाना ये वाला, फिर नैरेटिव लिख देना। ठीक है, लीगल नैरेटिव फॉलो करो भैया, थोड़ा सपोर्ट करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, अगर मतलब ये होगा तो कि हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, लर्न प्रैक्टिस सक्सीड, जॉइन अ लीगल रिवोल्यूशन बाय कृपा शंकर पांडे, कृपा शंकर पांडे। ठीक है, सर्च कर लेना, सर्च कर लेना, ये इसको जल्दी से 4 मिलियन बनाओ, 4 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइवोर्स। अब नेक्स्ट सेक्शन इज डाइवोर्स, डाइवोर्स, हाँ डिवोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिवोर्स लेना। ठीक है, डिवोर्स में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो इधर। डिवोर्स में क्या होता है कि द मोस्ट प्रॉपर डिवोर्स इज तलाक आ हसन, तलाक आ हसन या आ हसन तलाक, तलाक ए आ हसन, आ हसन। ठीक है, तलाक आ हसन को मोस्ट प्रॉपर डिवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोस्ट प्रॉपर डिवोर्स, तलाक आ हसन को। ठीक है, या आ हसन तलाक, हसन तलाक नहीं, आ हसन तलाक, ये हिंदी में देखो आ हसन तलाक, इसको क्या कहते हैं, सबसे उचित तलाक है, सबसे उचित तलाक है। सबसे उचित तलाक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इविल वर्ड तलाक है, इविल वर्ड तलाक, इसको सिर्फ एक बार अटर किया जाता है, अटर, और इसमें जो इसको क्या होता है, इस तलाक को क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, रिवोक बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इद्दत पीरियड, इद्दत। मतलब इसमें तलाक आहसन में रिवोकेशन का प्रोविजन होता है, इसलिए इसको हम सबसे उचित तलाक कहते हैं। अच्छा, इसको रिवोकेशन कैसे करोगे,
तुमने मान लो एक बार तलाक दे दिया और अभी इद्दत पीरियड चल रहा है और इस उसी इद्दत पीरियड में आपने फिर से कंज्यूमेशन कर लिया, तो तुम्हारा ये जो तलाक है वो क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा और तुम फिर से एक बार हस्बैंड वाइफ हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द अहसन फॉर्म ऑफ तलाक द तलाक इज इफेक्टिव। तलाक कब इफेक्टिव होता है? ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड। मतलब भैया तलाक चाहे जो भी हो, तलाक चाहे जो भी हो, इद्दत पीरियड फॉलो करना बहुत जरूरी है। इद्दत पीरियड फॉलो करना बहुत जरूरी। इद्दत पीरियड होता क्या है? इद्दत पीरियड बेटा वो होता है कि जब देखो इद्दत क्या होता है इसको समझो। इद्दत वो होता है बेटा जब हस्बैंड या तो मर जाए, डेथ हो जाए उसकी, या हस्बैंड क्या दे दे, डाइवोर्स दे दे। अब भैया जब तक तुम हस्बैंड और वाइफ रहते हो तब तक तुम्हें क्या है, लेजिटिमेसी है टू एंटर इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब उस सेक्सुअल इंटरकोर्स से बेटा क्या वो जो विमेन है वो प्रेग्नेंट हुई कि नहीं हुई, प्रेग्नेंट, इस चीज को चेक करने के लिए अगर तुम मर जाओ, तुम अगर मेल हो तुम मर जाओ, तो अगर वो जो लेडी है वो अगर प्रेग्नेंट होगी तो उसकी प्रेगनेंसी इंश्योर करने के लिए, और प्रेगनेंसी तो इंश्योर हो गई कि हाँ वो प्रेग्नेंट थी, अभी कुछ दिन तक वो किसी और मर्द से नहीं मिलेगी, और फिर प्रेगनेंसी इंश्योर हो गई और इस प्रेगनेंसी के इंश्योर होने से उस जो बच्चा उसके पेट में है उसकी लेजिटिमेसी इंश्योर हो गई। मतलब वो अब इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं रह जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली डिवोर्स वाले केस में तुमने तो भाई डिवोर्स दे दिया, तो अब इसका मान लो अगर डिवोर्स तुमने दिया तो हो सकता है ना कि वो प्रेग्नेंट हो लड़की, तो अगर उस प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे की जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है उसकी लेजिटिमेसी को इंश्योर करने के लिए इद्दत पीरियड होता है। ठीक है। और ये डेथ के केस में अलग होता है, डिवोर्स के केस में अलग होता है। डेथ के केस में वो 4 महीने 10 दिन का होता है लूनर पीरियड, और इसमें 3 महीने या समथिंग का होता है। वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब समझ पा रहे हो इस चीज़ को? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द डिवोर्स प्रोसीड फ्रॉम मुस्लिम हस्बैंड इट इज कॉल्ड। अगर मुस्लिम हस्बैंड की तरफ से आता है तो क्या कहलाता है? तलाक कहलाता है। तलाक कहलाता है। एक बात याद रखना कि मुस्लिम विमेन के पास कोई भी राइट नहीं होता है तलाक देने का, कोई राइट नहीं होता है। अगर इस मुस्लिम विमेन को तलाक देना है तो भी मुस्लिम हस्बैंड को क्या देना होगा? इसको डेलीगेशन देना होगा, डेलीगेट करना होगा। अगर ये मुस्लिम हस्बैंड इसको डेलीगेट करता है इस विमेन को कि तुम तलाक दे दो, तो उसको हम तलाक़े तफवीज़ कहते हैं। तलाक़े तफवीज़ कहते हैं। मतलब देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट राइट ऑफ ए विमेन टू गिव तलाक टू हर हस्बैंड। आप समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज तलाक कैन बी इफेक्टेड। तलाक कब इफेक्ट होता है भैया? ये चाहे ओरल में रखो, चाहे राइटिंग में रखो, और चाहे दोनों में, मतलब आइदर ऑफ देम, चाहे ओरल और चाहे रिटन, दोनों फॉर्मेट में तलाक को वैलिडिटी होती है, तलाक इफेक्ट में लाया जा सकता है। हिंदी में भी लिखा है, हिंदी वाले चिल्लाना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर मुस्लिम लॉ द मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट इद्दत हैज़ टू बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ, चाहे डिवोर्स दे चाहे डेथ दे, तो क्या होगा? सॉरी, डिवोर्स वाले में नहीं होगा लेकिन डेथ वाले में होता है। ठीक है। मतलब डिवोर्स हो चाहे डेथ हो, दोनों में तुम कंज्यूमेट किए हो चाहे नहीं किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इद्दत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी नहीं तुम चिल्ला चिल्ला के कंज्यूमेट करोगे, किसी को बता बता के करोगे। तुमने चुपके कर लिया हो तो इसलिए वो जो मैंने अभी ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया उसको इंश्योर करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है। तो दोनों केसेस में जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब मुस्लिम कैन डाइवोर्स हिज वाइफ। मुस्लिम अपने वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है। कब दे सकता है? वेन एवर ही सो डिजायर्स विदाउट असाइनिंग एनी काज। कोई ज़रूरत नहीं है उसको कॉज बताने की। तुम्हारा मान लो कि तुम एक मुस्लिम मेल हो, ये तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारा इससे मन भर गया है, तुम इसको डिवोर्स दे सकते हो। कोई कारण बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इसके पास कोई अधिकार भी नहीं है कोई कारण जानने का। ठीक है। अब समझ पा रहे हो इस चीज़ को? नहीं समझ पा रहे हो?
मतलब अ मुस्लिम कैन डिवोर्स हिज वाइफ whenever he so desires, मतलब मुस्लिम मेल के पास बेटा अनरेस्ट्रिक्टेड राइट है टू डिवोर्स, अनरेस्ट्रिक्टेड राइट टू डिवोर्स। अब इस अनरेस्ट्रिक्टेड राइट टू डिवोर्स को बेटा एक केस हुआ, केस का नाम लिखो सब लोग, शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम मेल के अनरेस्ट्रिक्टेड राइट टू डिवोर्स को क्या कर दिया? करटेल कर दिया। करटेल करना मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया, घटा दिया, कम कर दिया, बंदिशें लगा दी उस पर। अब कोई मुस्लिम हस्बैंड जो है, मुस्लिम मेल जो है, वो ऐसे हवा में, मतलब अपने विम्स एंड फैंसीज पे डाइवोर्स नहीं दे सकेगा। अगर वो अपनी विमेन को, अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? उसको रीजन असाइन करने होंगे कि किस रीजन की वजह से वो उसको डाइवोर्स दे रहा है। कौन सा केस था? शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना सब लोग। लेकिन मुस्लिम लॉ में सच में जो ये मुस्लिम मेन है, इनके पास अनरेस्ट्रिक्टेड राइट होता था, इसको करटेल किया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करटेल किया गया है। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने शमीम आरा का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मुस्लिम लॉ डिवोर्स बाय लियन इज ए राइट अवेलेबल टू, डिवोर्स बाय लियन किसको अवेलेबल है? तो ये सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है। अभी लियन क्या होता है? लियन होता है कि तुम क्या कर दो, तुम उसको फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री लगा दो, फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री। मतलब कि शादी में रहते हुए वो दूसरे मर्द के साथ जाकर के सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है। अगर तुमने झूठा चार्ज उसके ऊपर लगाया तो इस ग्राउंड पे वो तुमसे क्या ले सकती है? डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, इसको हम डाइवोर्स बाय लियन कहते हैं। याद रखना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर डाइवोर्स अ मुस्लिम वुमेन कैन वैलिडली रीमैरी। तो वैलिडली रीमैरी कब कर सकती है? नंबर फर्स्ट, आफ्टर ऑब्जर्विंग द इद्दत पीरियड, जैसे जब वो ऑब्जर्व कर लेगी इद्दत पीरियड, उसके बाद में वो रीमैरी कर सकती है। लेकिन भैया ये रीमैरी क्या वो उसी मेल के साथ दोबारा कर सकती है? द आंसर इज नो। अगर वो उसी मेल के साथ दोबारा रीमैरी करना चाहती है तो उसको क्या करना होगा? उसको हलाला करना होगा। और हलाला का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम ऑफ एब्सटिनेंस इज रिक्वायर्ड इन इला फॉर्म। इला फॉर्म क्या होता है? इला फॉर्म में देखो भैया, शादी होती क्यों है? पहले ये समझो सब लोग। मैरिज क्यों की जाती है? मैरिज की जाती है टू गिव लेजिटिमेसी टू सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मेल एंड फीमेल। ठीक है, और इस सेक्सुअल इंटरकोर्स को तो पहली बार लेजिटिमेसी दे दी जाएगी। दूसरी बात, इस सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो बच्चे पैदा होंगे उनको लेजिटिमेसी देने के लिए होती है शादी। मतलब कि अल्टीमेट पर्पस सेक्सुअल इंटरकोर्स है एक तरह से। ठीक है, अब अगर मेल जो है, मेल मुस्लिम मेल की बात कर रहा हूं, वो क्या करे? अपनी वाइफ से कहे कि मैं तुम्हारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा, और कितने दिन तक के लिए नहीं करूंगा। मतलब ये कहा कि तुम्हारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा, और कितने दिन तक नहीं करता है उसके बाद में। ये वाली बात कहने के कितने दिन तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता है? 4 महीने तक अगर नहीं करता है बेटा, तो इसको हम इला फॉर्म कहेंगे। और इस बेसिस पर मैरिज को डिजॉल्व कराया जा सकता है, क्योंकि द अल्टीमेट एम और अल्टीमेट पर्पज ऑफ मैरिज इज टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड टू लेजिटिमेटाइज दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अब सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं रहेगा तो किस बात की मैरिज? तो इसलिए उस मैरिज को डिजॉल्व कर दिया जाएगा। ये देखो, इला फॉर्म ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज 4 मंथ। तो इला का मतलब होता है
कहना कि मैं तुमसे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा। और ये सिर्फ कौन कह सकता है? मर्द कह सकता है। वाइफ के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है। ठीक है, वो मुस्लिम लॉ में लिखा है कि एट द वेरी मोमेंट, जैसे ही उसने कबूल 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 3 बार कह दिया, मतलब व्हेन शी एंटर्स इनटू द मैरिज, शी हैज टू हैव गिव एक्सेस ऑफ हरसेल्फ 24/7। मतलब जब भी हस्बैंड उसका एक्सेस चाहेगा उसको देना पड़ेगा। मतलब वाइफ के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो उसको मना कर सके, लेकिन मेल के पास सारा अधिकार है। मेल अगर कह दे कि तुमसे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा तो नहीं करेगा, और अगर वो 4 महीने तक लगातार नहीं करता है तो उसे इला फॉर्म ऑफ डाइवोर्स कह देंगे, इला कह देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? यस और नो? यस और नो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज implied and contingent तलाक is not approved by। implied and contingent तलाक not approved किसके द्वारा है? तो बेटा all of the above, चाहे वो सैफई हो, चाहे मलिकी हो, चाहे सिया हो, इनके दोनों के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, ना implied डिवोर्स ना contingent डिवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which school of Muslim law does not recognize the तलाक pronounced under compulsion। तो ये सिया लॉ में नहीं होता है, सिया लॉ में नहीं होता है। मतलब अगर तुमने तलाक किस में कर दिया? कंपल्सन में कर दिया, अंड्यू इन्फ्लुएंस में कर दिया, कोर्सन में कर दिया, तो वो लागू नहीं होता है। इसी वजह से तलाक के टाइम पे सिया में विटनेस जरूरी है, विटनेस। जब तलाक हो रहा होगा तब सिया में विटनेस जरूरी है, और सुन्नी में जब शादी हो रही होगी यानी मैरिज हो रही होगी तब विटनेस जरूरी है। आप समझ पा रहे हो? दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखना। सिया में तलाक के टाइम विटनेस जरूरी है, सुन्नी में शादी के टाइम यानी मैरिज के टाइम जरूरी है, निकाह के टाइम जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम वुमेन कैन सीक डिवोर्स इफ हस्बैंड इज नॉट ट्रेसेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। 4 साल तक अगर उसका हस्बैंड क्या है बेटा, ट्रेस नहीं किया जा सकता, अगर ट्रेस, तो क्या कर सकती है वो वाइफ डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट कि वो जो हस्बैंड होगा वो मर गया होगा, डेड हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग इद्दत पीरियड इज। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी मैं इसको पहले ही समझा चुका हूं कि टू असर्टेन वेदर द वुमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट, क्या वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। एंड नंबर 2 टू असर्टेन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, यानी लेजिटिमेसी। तो दोनों होगा, मैं समझा चुका हूं पहले ही ये कॉन्सेप्ट, फिर नहीं समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इद्दत पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए विडो अंडर मुस्लिम लॉ। तो इद्दत पीरियड क्या है मुस्लिम लॉ के लिए? विडो मतलब उसका हस्बैंड मर गया तो क्या हो गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 4 लूनर मंथ एंड 10 days, 4 महीने 10 दिन। लेकिन ये क्या है? लूनर मंथ है, लूनर मंथ। ठीक है बेटा, लूनर मंथ है, ऐसा तैसा मंथ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इद्दत ऑब्जर्व्ड फॉर 3 months। 3 month के लिए कब होता है? जब डिवोर्स दिया जाता है। ये भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। जब डिवोर्स में इद्दत पीरियड मनाना होगा तो 3 महीने, जब मरने पर मनाना होगा तो 4 महीने 4 महीने 10 दिन। और ये लूनर मंथ, ये वाला वर्ड याद रखना, उसमें लिखा रहेगा 4 month सोलर डेज, नहीं लूनर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डिवोर्स women not subject to menstruation इद्दत पीरियड मीन्स लूनर मंथ आफ्टर हर डिवोर्स। तो कितने दिन तक? अगर वो जो लड़की है वो उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है, मतलब एक बहुत बच्ची है, या मान लो कि 60 साल के ऊपर चली गई, मीनोपॉज हो गया उसको, तो उसका इद्दत पीरियड कितने दिन का होगा बेटा डिवोर्स के केस में? तब भी 3 महीने का होगा। तब भी 3 महीने का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुहर क्या होता है? तुहर का मीनिंग क्या होता है बेटा? तुहर का मतलब होता है पीरियड बिटवीन 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल। मान लो आज 10 तारीख को तुमको पीरियड आया और अगले महीने 8 तारीख को तुमको पीरियड आया, तो इस 10 तारीख और 8 तारीख के बीच का जो पीरियड है इसको हम तुहर पीरियड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इस पीरियड का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द वाइफ इज नॉट प्रेग्नेंट द पीरियड ऑफ इद्दत इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड इज। कितने दिन का होगा? 4 month
10 days, ये याद रखना। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आंसर लेकिन सेम होगा, घबराना नहीं है उसके लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इच ऑफ द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ में डिवोर्स का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। द पार्टीज एक्वायर द राइट टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज, द आंसर इज यस, डिवोर्स का मतलब ही यही होता है। कोहैबिटेशन बिकम अनलॉफुल, मतलब अगर तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो बेटा तुम हस्बैंड वाइफ नहीं रह गए ना। अब तुम हस्बैंड वाइफ नहीं रह गए तो तुम कोहैबिटेशन नहीं कर सकते। अगर तुम करते हो तो दैट कोहैबिटेशन, दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स विल बी क्या हो जाएगा, इलेजिटिमेट हो जाएगा, इलेजिटिमेट, और पकड़े जाओगे, कूच दिए जाओगे, ठीक है। एंड म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मुस्लिम वुमेन नीड टू ऑब्जर्व इद्दत इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किस केस में मुस्लिम वुमेन इद्दत ऑब्जर्व कर सकती है। तब मोटा मैरिज में भी उसको करना होगा, इरेगुलर में भी, वैलिड में, सब में करना होगा। मतलब विमेन को, क्योंकि इद्दत का पीरियड, इद्दत का जो पर्पज है वही है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द लेजिटिमेसी। तो वो चाहे मोटा हो, मतलब मजे लेने के लिए भी अगर शादी की गई है, उस मजे से बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी भी तो लेजिटिमेसी हमको डिटरमिन करनी होगी ना भाई। तो उसमें भी इरेगुलर मैरिज है, उसमें भी वैलिड मैरिज है, उसमें भी, सब में, चाहे जैसी तरह, जिस तरह की भी मैरिज हो, इद्दत पीरियड नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड। इद्दत पीरियड मानना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड इज, इद्दत पीरियड के ड्यूरिंग अगर तुम मैरिज करते हो तो क्या है, फासिद है, फासिद, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर है। ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, मतलब सुन्नी और शिया इन सब में वेरी करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इरेगुलर आंसर करके आना। फासिद जिसे कहते हैं, बाटिल मतलब होता है वाइड, फासिद मतलब होता है इरेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए मुबारक डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ क्या होता है बेटा, एवर्जन इन म्यूचुअल एंड ऑन बोथ साइड्स। मुबारक का मतलब क्या होता है, देखो, मतलब एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, दोनों का एक दूसरे से पेट भर चुका है, ठीक है, दोनों का एक दूसरे से पेट भर चुका है। अब दोनों बैठे और दोनों ने कहा कि चलो हम एक दूसरे से छुट्टी छुट्टा कर लेते हैं, यानी डिवोर्स ले लेते हैं। और जब दोनों लोग म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेते हैं तो उसको हम मुबारक कहते हैं। क्या कहते हैं, मुबारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर मुस्लिम लॉ व्हेन वाइफ एंड हस्बैंड सीक डिवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट इट इज कॉल्ड मुबारक, मुबारक कहलाता है। आफ्टर डिवोर्स अ मुस्लिम वुमेन कैन इमीडिएटली मैरी, कैन नॉट मैरी, कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इद्दत पीरियड। आंसर इज सी, आंसर इज सी। आप लोग भी आंसर वर्क करते रहो भाई। आप, मैं देख रहा हूं इतने देर से एक भी कोई भी कमेंट में आंसर नहीं लिखे हो, सब ऐसे मुंह टुकुर टुकुर देख रहे हो मेरा कि मैं बताऊं तभी आप लोग लिखोगे, ठीक है। ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ तुम भी क्या करो। द राइट ऑफ डिवोर्स बाय लियन इज अवेलेबल टू वाइफ व्हेन द हस्बैंड एक्यूजेस द वाइफ ऑफ एडल्टरी। अभी मैं एलियन पहले ही समझा चुका हूं आपको। जब कहोगे कि तुम एडल्टरी में कर रही हो तब तो वो डिवोर्स ले सकती है तुमसे। एडल्टरी का हिंदी मीनिंग होता है व्यभिचार। अंडर मुस्लिम लॉ अ डिवोर्स बाय खुला इज अ डिवोर्स विद कंसेंट एंड एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ। खुला मुबारक दो बात होती है, खुला मुबारक, मुबारक खुला वाले में ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, वाइफ का पेट अपने हस्बैंड से भर चुका है और वो अपने हस्बैंड से क्या लेना चाहती है, डिवोर्स लेना चाहती है। तो इस हस्बैंड के पास पहुंचेगी और इससे क्या कहेगी, तुम कुछ रुपया पैसा ले लो और तुम क्या करो, मेरा पीछे छोड़ दो, तुम मुझसे डिवोर्स दे दो, मुझे डिवोर्स दे दो। तो अगर हस्बैंड राजी हो जाता है इस बात पे कि कुछ रुपया पैसा लेकर के मैं तुमको जाने दूंगा, देन दिस डिवोर्स इज कॉल्ड खुला। लेकिन अगर दोनों, मुबारक में पहले ही समझा चुका हूं, दोनों का एक दूसरे से पेट भर चुका है और दोनों एक दूसरे से छुटकारा चाह रहे हैं, तो दोनों ने मिल बैठ करके कहा चलो एक दूसरे छुट्टी छुट्टा कर लेते हैं, दैट छुट्टी छुट्टा इज कॉल्ड मुबारक।
आप समझ पा रहे हो? तो खुला मुबारक दोनों म्यूचुअल कंसेंट से है, लेकिन खुला वाले में प्रपोजल डिवोर्स का लेकर के वाइफ आती है, मुबारक में दोनों लोगों में से कोई भी ला सकता है, दोनों लोग राजी होते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हो एकदम अच्छे से? किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंटों में पूछो ना भाई, मैं बैठा हूँ लाइव में, मैं तुरंत रिटर्न में आंसर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन, किस सन में इनेक्ट किया गया? तो ये है 1986 में इनेक्ट किया गया। ठीक है, तुम लोगों को अगर याद होगा मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम का केस, ठीक है, वो वाला केस, बहुत बूढ़ी औरत को परेशान किया गया था उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट अ वुमेन कैन सीक डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, कब ले सकती है वो? इफ ही इज इम्पोर्टेंट at the time of marriage or if he continues to be important after marriage, अगर आफ्टर मैरिज भी इंपॉर्टेंट रह जा रहा है या मैरिज के टाइम पे ही इंपॉर्टेंट था तो डिवोर्स ले सकती है, क्योंकि मैंने बताया अल्टीमेट पर्पज ऑफ मैरिज इज टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, यही नहीं कर पाओगे तो बेकार है ना भैया। तो ऑप्शन इज सी, दोनों केसेस में वो डिवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी grounds of divorce are provided for Muslim women under section 2 of the dissolution of Muslim marriage act, तो कितने? 7 ग्राउंड दिए गए हैं। 7 दिए गए हैं कि 9 दिए गए? आंसर इज 9 दिए गए हैं, 9 दिए गए हैं। एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे लगता है 9 दिए गए, इसमें ऑप्शन में ए दिया हुआ है, मैं तो 9 के साथ ही जाऊंगा, आप लोग एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द मुस्लिम women protection of rights and divorce act, the option to be governed by the provision of section 125 CRPC may be given by the parties, किसके द्वारा दिया जाएगा? either jointly or separately, मतलब तुम मेंटेनेंस दोनों जगह पर ले सकते हो। वेमेन की बात कर रहा हूं, मेल की बात नहीं कर रहा हूं। मेल को मेंटेनेंस के नाम पे ठेंगा मिलता है, कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा द प्रोविजंस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 गिव राइट ऑफ जुडिशियल डिवोर्स टू, किसको देता है राइट ऑफ जुडिशियल डिवोर्स? वाइफ को देता है, वाइफ को देता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लॉ में पहले वाइफ के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं था कि अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दे। आप ठीक है, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ऑप्शन ऑफ पिबर्टी इज अवेलेबल टू, ऑप्शन ऑफ पिबर्टी किसको अवेलेबल है? सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है, लेकिन हिंदू लॉ में दोनों को अवेलेबल है, सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर मुस्लिम लॉ अ मैरिड वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड दैट वेयर अबाउट ऑफ हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। द मैरिज एक्ट 1939 डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इज प्रोवाइडेड अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम, किस सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 अ मुस्लिम मैरिज में बी डिसॉल्व्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा किया जा सकता है? बाय द कोर्ट इन पिटीशन फाइल्ड बाय द वाइफ, बाय द कोर्ट इन द पिटीशन फाइल्ड बाय द वाइफ। हस्बैंड इसमें पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 एपोस्टेसी फ्रॉम इस्लाम ऑफ ए मुस्लिम वाइफ, इससे क्या होगा? क्या मैरिज डिजॉल्व हो जाएगी? क्या मैरिज डिजॉल्व नहीं होगी? द आंसर इज मैरिज डिजॉल्व नहीं होगी, विल नॉट डिजॉल्व हर मैरिज, उसकी मैरिज डिजॉल्व नहीं होगी, अभी भी उसकी मैरिज परसिस्ट करेगी, रहेगी अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, किस पे बेस्ड है? हनाफी स्कूल पे बेस्ड है। किस पे? हनाफी स्कूल पे बेस्ड है। कौन? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मुस्लिम लॉ व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ डिजायर सेपरेशन द ट्रांजैक्शन इज नोन एज, अरे भैया इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बताए, मुबारक कहते हैं उसको। वेदर अ मुस्लिम में गिव तलाक इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन और अंडर प्रेशर, द आंसर इज यस एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन मुस्लिम लॉ। हनाफी जिसे कहते हैं, हनाफी, उनमें ये रिकॉग्नाइज्ड है। मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम में अगर उसको तुम इंटॉक्सिकेशन में या अंडर प्रेशर उससे डिवोर्स करवा देते हो तो वो भी वैलिड होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द थर्ड प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक व्हिच काइंड ऑफ तलाक बिकम इफेक्टिव, तो उसको क्या कहते हैं? तलाक हसन, तलाक हसन कहते हैं, तलाक हसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इद्दत इज अ पीरियड ड्यूरिंग व्हिच मुस्लिम विमेन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग ऑन डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब डिजोल्यूशन चाहे मैरिज का हो, चाहे डेथ से, चाहे डिवोर्स से, दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ मुस्लिम हस्बैंड हैज फॉल्सली चार्ज हिज वाइफ विद एडल्ट्री द प्रोसेस ऑफ रिट्रैक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो? इला कहलाएगा, इला कहलाएगा, ठीक है। और लियान भी कहते हैं, लियान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द मुस्लिम लॉ खुला एंड मुबारत आर, खुला और मुबारत क्या होते हैं? खुला एंड मुबारत आर दी फॉर्म ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाई अग्रीमेंट, अग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तलाकुल बिद्दत इज, तलाकुल बिद्दत का मतलब क्या होता है? जिसको हम ट्रिपल तलाक भी कहते थे अभी तक, ट्रिपल तलाक। इस ट्रिपल तलाक को अभी क्या कर दिया गया है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। तो तलाकुल बिद्दत का मतलब होता है कंप्लीट एंड इररिवोकेबल डिवोर्स, कंप्लीट एंड इररिवोकेबल डिवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ एनी इररिवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स बाय अ मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ इज, कितने दिन की सजा मिलेगी अगर वो अपनी वाइफ को इररिवोकेबली डिवोर्स दे देता है? तो उसको भैया लटका दिया जाएगा। कितने दिन के लिए? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर एंड फाइन, 3 साल तक के लिए उसको सजा दी जाएगी। अब समझ पा रहे हो? तो ये था अपना डिवोर्स। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लीगल नैरेटिव का ये टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, ये सर्च करोगे पब्लिक चैनल मिलेगा, और जा करके क्या करो? सब्सक्राइब करो। नहीं तो ये सर्च कर लेना, ये सर्च कर लेना, कॉपी कर लो, और नहीं तो ऊपर हमने अभी वो दिया था उसको स्कैन कर लो, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो यानी कृपा शंकर पांडे से टेलीग्राम पर डायरेक्टली, तो ये सर्च करो, ये देख रहे हो कृपा शंकर पांडे, और हम मिल जाएंगे। हमको फॉलो कर लो मन करे तो, ठीक है। इसको पहुंचाओ कम से कम 10 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गार्जियनशिप। गार्जियनशिप मुस्लिम लॉ का हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अब गार्जियनशिप पढ़ेंगे। क्वेश्चन है अंडर मुस्लिम लॉ द फॉलोइंग आर गार्जियंस फॉर मैरिज ऑफ अ माइनर। कौन होता है मैरिज ऑफ द माइनर का गार्जियन? कौन होता है बेटा? फादर होता है, स्टेट होता है, कि मदर होती है, कि ब्रदर होता है? कौन होता है बताओ? मैं कुछ देर के लिए रुक जाता हूं, आप लोग बताओ। करेक्ट ऑर्डर बताना है हमको, करेक्ट ऑर्डर बताना है। सब होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सी। पिता, माता, भाई सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर्स राइट टू हैव द कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड इज नोन एज हिजानत। हिजानत कहते हैं इसको, हिजानत कहते हैं भैया। मदर कभी भी, मुस्लिम लॉ में मदर कभी भी गार्जियन नहीं होती, गार्जियन नहीं होती। कस्टडी में रख सकती है, कस्टडी में तो रख सकती है, बट कभी गार्जियन नहीं हो सकती। और जो ये कस्टडी में रखती है इसी को हम हिजानत कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? हिजानत कहते हैं। मुस्लिम लॉ में गार्जियन सिर्फ कौन हो सकता है? फादर हो सकता है, या फादर का फादर हो सकता है, या इन फादर या फादर के फादर द्वारा अपॉइंट किए गए कोई पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। मां नहीं हो सकती, मां नहीं हो सकती गार्जियन। कस्टडी में रख सकती है, वो भी हमेशा के लिए नहीं, 7 सालों तक, 7 सालों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हनाफी लॉ अ मदर इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ ए मेल चाइल्ड टिल द एज ऑफ, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया, 7 साल। 7 साल मतलब हिजानत कितने दिन तक के लिए रखा जा सकता है हनाफी लॉ में? 7 साल तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर मुस्लिम लॉ द ओनली नेचुरल गार्जियन इज फादर। नेचुरल गार्जियन सिर्फ फादर है और कोई नहीं हो सकता, याद रखना इस चीज को। कहीं ना हो इमोशन में आकर के कहो कि नहीं नहीं मेरी मम्मी गार्जियन है। मम्मी कुछ गार्जियन नहीं होती, ठीक है, सिर्फ पापा गार्जियन होते हैं। हु इज नेचुरल गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर अंडर मुस्लिम लॉ? कौन होता है? सिर्फ फादर होता है, सिर्फ फादर होता है। मम्मी के चक्कर में मत पड़ जाना भाई, मम्मी गार्जियन फार्जियन नहीं होती, ठीक है। वो कस्टडी, खाना पानी खिला सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुस्लिम लॉ की बात कर रहा हूँ, हिंदू लॉ की नहीं कर रहा हूँ। द गार्जियन हु डज नॉट पोजेस द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर, क्या कहते हैं उसको?
उसको हम डी फैक्टो गार्जियन कहते हैं, डी फैक्टो गार्जियन कहते हैं, डी फैक्टो गार्जियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीगल गार्जियन ऑफ ए मुस्लिम माइनर फीमेल इज, लीगल गार्जियन कौन है मुस्लिम माइनर फीमेल का? तो फादर है। गार्जियन सिर्फ फादर होगा, सिर्फ फादर होगा, याद रखना, मदर उधर मार करके चले आना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हुच कस्टडी द मुस्लिम इलेजिटिमेट चिल्ड्रन विल बी केप्ट, तो किसके? मदर के। मदर चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, सबको मदर ही रखेगी, उसकी कस्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ मुस्लिम मदर लूजेस हर राइट ऑफ हिजानत, कौन कब मुस्लिम में जो मम्मी होती है वो अपनी हिजानत का यानी कस्टडी का राइट कब खो देती है? जब वो अपोस्टेसी कर ले यानी धर्म परिवर्तन कर दे, धर्म छोड़ दे अपना, या कोई मिसकंडक्ट करे, या किसी क्या कर ले, मैरिंग विद डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, या अपने ही किसी निषिद्ध रिलेशनशिप में क्या कर ले, विवाह कर ले, तो इन सारे केसेस में उसका राइट ऑफ हिजानत चला जाएगा, यानी कस्टडी भी अब नहीं, गार्जियन तो थी ही नहीं, अब कस्टडिया भी चली जाएगी। आप समझ पा रहे हो? यस और नो? यस और नो? नाउ गिफ्ट, हिबा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ ए मेक्स अ हिबा ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी टू बी विद अ कंडीशन दैट बी शैल नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, देन क्या होगा? एक कंडीशन वाइड होगी, ना कि गिफ्टिया वाइड होगी। तो कंडीशन इज वाइड एंड हिबा इज वैलिड, मतलब जो गिफ्ट है, जो हिबा है, वो वैलिड होगा, लेकिन जो कंडीशन है वो बेटा वाइड होगी। ये याद रखोगे आप लोग, ठीक है? याद रखोगे कि नहीं रखोगे? यस और नो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इसेंशियल ऑफ वैलिड गिफ्ट अंडर मोहम्मदन लॉ, अंडर मोहम्मदन लॉ क्या होता है? डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी होती है, ये इसेंशियल है, डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट इसेंशियल फॉर अ वैलिड गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ? क्या नहीं जरूरी है? तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, वैलिड गिफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं, बट एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन बहुत जरूरी है, डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है। तीन चीज़ें बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एक्सेप्टेंस, डिक्लेरेशन एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अ वैलिड गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ? तो डिक्लेरेशन अभी मैंने बताया जरूरी है, एक्सेप्टेंस जरूरी है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी डोनर डोनी बहुत जरूरी है, लेकिन रिटर्न डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है, रिटर्न डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गिफ्ट मेड बाय ए मुस्लिम मे बी रिवोक्ड, कब उसको रिवोक किया जा सकता है? बाय द डोनर बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, बाय द डोनर बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिबा ऑफ अ फ्यूचर प्रॉपर्टी इन मुस्लिम लॉ इज, क्या है वो? वाइड है, मतलब फ्यूचर प्रॉपर्टी को तुम अगर गिफ्ट करना चाहते हो तो क्या है? वाइड है, ये याद रखना, वाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट इज नॉट वैलिड? नॉट वैलिड बताना है हमको, कौन सी गिफ्ट नॉट वैलिड है? तो ऑल ऑफ द गिफ्ट इन फ्यूचर प्रॉपर्टी, ये भी नॉट वैलिड है। कंडीशनल गिफ्ट, ये भी नॉट वैलिड है। गिफ्ट बेस्ड ऑन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये भी नॉट वैलिड है, ठीक है? तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, कोई वैलिड नहीं है, सब बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर मुस्लिम लॉ इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट देन द गिफ्ट इज, अगर डोनी पहले ही मर जाता है बिफोर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट तो गिफ्ट क्या है? वाइड है, वाइड है। अंडर मुस्लिम लॉ इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट, तो वो जो गिफ्ट होगी वो क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, रद्द मानी जाएगी, ठीक है? अगर आपको इस पीडीएफ की इस जो वीडियो देख रहे हो इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, स्कैन करो, इसको कर लिया स्कैन? हाँ, ज्वाइन करो, पा जाओगे वहीं पे, टेलीग्राम चैनल है ये, लीगल नैरेटिव नाम से, ठीक है? रन बाई होम कृपा शंकर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम पहुंच जा रहे हैं। विल, वसीयत क्या होती है? वक्फ क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, सारा मुस्लिम लॉ हमने कवर कर दिया, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं वन बाय वन, और इसके बाद में आप लोग इसी वीडियो को बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, 1000 बार देखोगे। क्यों? क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछा जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट तो यार कवर कर दिया। आप कहोगे कि सर रिवीजन नहीं करा, रिवीजन मुंह फैलाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है, रिवीजन करो, ठीक है? सब एग्जाम में पूछा जाएगा। अंडर मुस्लिम लॉ अ विल में बी मेड ऑफ, कैसे कितने की मेड की जा सकती है? तो ये 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी की मतलब बनाई। वसीयत अगर तुम बनाना चाहते हो, अगर तुम मुस्लिम हो तो 1/3 की बना सकते हो, 1/3,
इतने प्रॉपर्टी की बना सकते हो, बाकी की नहीं बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर मुस्लिम लॉ अ बिक्वेस्ट कैन वैलिडली बी मेड टू अ चाइल्ड इन womb so long it is born from the date of will within the period of, कितने दिन के अंदर उसको वॉर्न हो जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर। मतलब अगर कोई बच्चा पेट में है उसके लिए भी तुम विल बना सकते हो, बशर्ते उसको कितने दिन में पैदा हो जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर पैदा हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बिक्वेस्ट मेड टू अ पर्सन हु कॉजेज द डेथ ऑफ द टेस्टेटर इंटेंशनली अंडर सुनी लॉ इज, क्या है? वाइड है। मतलब अगर तुमने मर्डर कर दिया अपने दादाजी का और उन्होंने तुम्हारे खिलाफ, मतलब तुम्हारे नाम से वसीयत बनाई थी, तो वो वसीयत क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिक मैन मेक्स अ बिक्वेस्ट एंड बीइंग अनेबल टू स्पीक फ्रॉम वीकनेस गिव ए नॉड विद हिज हेड एंड ही डाइज विदाउट रिगेनिंग द पावर ऑफ स्पीच द बिक्वेस्ट इज, बिक्वेस्ट क्या है? वैलिड है। मतलब अगर कोई बूढ़ा इंसान है, बहुत बीमार भी है, उसने तुमको अगर अपनी प्रॉपर्टी वसीयत में दे दी और बोल नहीं पा रहा था, उसने सिर हिला दिया कि हाँ भैया फलाने को दे दो, और मर गया, तो क्या वो प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आंसर इज यस, तुम्हें मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वैलिड रिक्वेस्ट है, वैलिड विल है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर मुस्लिम लॉ वक्फ मीन्स, वक्फ का क्या मतलब है बेटा? मुस्लिम लॉ में वक्फ का मतलब है परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसको? टू गॉड, टू गॉड, ठीक है। ये कहां पे डिफाइन किया गया है? वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1916 में, सेक्शन 13 पढ़ोगे तब, सेक्शन 13 इसका, वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1916 का सेक्शन 13, जाओ पढ़ो, गूगल करो, जाके गूगल करो, मुझे पता है कि तुम गुलू तुम्हारा दिमाग कर रहा है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ द प्रॉपर्टी बिकम्स वेस्टेड इन, जब तुम वक्फ बना देते हो एक बार, तो प्रॉपर्टी किस में वेस्ट कर जाती है? गॉड में वेस्ट कर, भगवान में वेस्ट कर जाती है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ, ठीक है। क्या? सेलिब्रेटिंग फॉर द बर्थ ऑफ अली मुर्तजा, ग्रांट टू द ईदगाह, पेमेंट ऑफ मनी टू फकीर, ऑफ वक्फ इन फेवर ऑफ अटर स्ट्रेंजर। तो ऑप्शन इज डी। मतलब तुम सिर्फ अटर स्ट्रेंजर, मतलब जिसको तुम कोई नहीं जानते हो, उसके फेवर में अगर तुम वक्फ बनाते हो तो वो वक्फ क्या है? इनवैलिड है, नॉट वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मुतावली ऑफ ए वक्फ, मुतावली कौन नहीं बनाया जा सकता है? तो द आंसर इज अ नॉन मुस्लिम वेयर रिलीजियस एक्ट आर टू बी परफॉर्म। जहाँ पे रिलीजियस एक्ट परफॉर्म करना है वहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम मुतावली नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया हुआ है, उसमें क्या बनाया गया है? उसमें प्रोविजन किया गया है कि कुछ नॉन मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड में रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वक्फ वाले बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हड़ पे बैठे हैं और वो देश के किसी भी हिस्से का, इवन मुस्लिमों का भी वो कल्याण नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे जो अमीर अमीर लोग हैं वो छकाए बैठे हुए हैं, किसी को देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। द मैनेजर ऑफ वक्फ इज नोन एज, वक्फ के मैनेजर को क्या कहते हैं? तो मुतावली कहते हैं, मुतावली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वक्फ कैन बी मेड बाई, वक्फ किसके द्वारा मेड किया जा सकता है? किसी के भी द्वारा मेड किया जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, याद रखना, किसी के भी द्वारा मेड किया जा सकता है। मतलब अगर कृपा शंकर पांडे चाहे तो ये भी वक्फ बना सकता है, ठीक है। और फातिमा अगर चाहे तो फातिमा भी बना सकती है। मुर्तजा चाहे तो मुर्तजा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द वक्फ एक्ट 1995 द पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू डिटरमिन डिस्प्यूट रिगार्डिंग वक्फ इज गिवन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? तो सेक्शन 7 में दिया हुआ है, सेक्शन 7 वक्फ एक्ट 1995। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द लीगल इंसिडेंस ऑफ वक्फ? लीगल इंसिडेंस ऑफ वक्फ में क्या नहीं वैलिड है, क्या नहीं करेक्ट है? तो द वक्फ हैज ए राइट टू अल्टर द वक्फ, द वाकिफ हैज ए राइट टू अल्टर द वक्फ, ये वैलिड नहीं है। अब वाकिफ कौन होता है? जो वक्फ बनाता है उसको हम वाकिफ कहते हैं, जिसके जो मैनेजर होता है उसको मुतावली कहते हैं, यह याद रखना, ठीक है। जो वक्फ बनाता है, जैसे अगर मान लो अभी चलो एग्जाम्पल है सिद्रा सिद्दीकी, अभी मान लो सिद्रा सिद्दीकी बना रही हैं, ठीक है। तो अगर सिद्रा बना रही हैं तो सिद्रा क्या हो गई?
वाकिफ हो गई। क्यों क्यों? क्योंकि ये वक्फ बना रही हैं, ठीक है। और इन्होंने अपॉइंट किया किसको? मान लो कृपाशंकर पांडे को अपॉइंट कर दिया, किस चीज़ के लिए? मुतावली के लिए। तो अब ये मुतावली हो गया यानी मैनेजर हो गया, और ये क्या हो गई? वाकिफ हो गई। समझ पा रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी वंस मेड अंडर मुस्लिम लॉ, तो इसको क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार मैंने एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को कि मुस्लिम लॉ में एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया था, फिर से एक बार समझा देता हूं। एक बच्चा है जो कि नहीं पता इसका बाप कौन है, इसकी माँ ये है, इसकी माँ भी नहीं कह रही है कि इसका बाप कौन है, लेकिन एक मर्द है वो आकर के कह रहा है कि इसका बाप तो मैं हूँ। ये इस चीज़ को लेकिन ये तब एक्नॉलेज करना मतलब ये माना जाएगा जब इसका ये सच में ना पता हो कि इसका बाप कौन है, ठीक है। अगर झूठा भी पता है कि इसका बाप कोई और है तब ये एक्नॉलेज नहीं कर सकता। अब इसने कहा कि इसका बाप तो मैं हूँ, तो क्या होगा? इसके इस बात के एक्नॉलेजमेंट से कि इसका बाप मैं हूँ, ये जो औरत है ये इसकी लीगली वेटेड वाइफ मान ली जाएगी और ये इसका नेचुरल सन मान लिया जाएगा। और एक बार इसने अगर एक्नॉलेजमेंट कर दिया भैया तो फिर पलट नहीं सकता, रिवोक नहीं कर सकता। कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक्नॉलेजमेंट कैन नॉट बी रिवोक्ड। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी अबाउट अ चाइल्ड मेड बाय अ मुस्लिम इज इररेवोकेबल। इररेवोकेबल वो सेम क्वेश्चन है, उसी को अलग तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिजानत मीन्स, हिजानत का क्या मतलब होता है बेटा? कस्टडी ऑफ ए मदर अपॉन अ चाइल्ड, ठीक है, कि कस्टडी ऑफ अ ब्रदर अपॉन अ चाइल्ड। द आंसर इज ए, आंसर इज ए। इसको हिजानत कहते हैं, कस्टडी ऑफ मदर अपॉन अ चाइल्ड, उसको हिजानत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम शेयर्स ऑफ मदर एंड विडो अंडर सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी कितना हो सकता है? 1/3 एंड 1/4 हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो यानी कृपाशंकर पांडे से जुड़ना चाहते हो तो आप ये उस पर इंस्टाग्राम पे ये सर्च करो और हमसे जुड़ सकते हो, फॉलो कर लो। और अगले सब्जेक्ट में यानी कल मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, बाय बाय। और इसको बार बार रिवाइज करते रहना, बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। कृपाशंकर पांडे को फॉलो करते रहो क्योंकि यहाँ पे हम अब शॉर्ट वीडियोस डालने वाले हैं। यहाँ पे हम समझाया करेंगे चीज़ों को कि कैसे कैसे अप्रोच करना है ज़िंदगी में, ठीक है। ज़िंदगी का ज्ञान दिया करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, महादेव।